बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बच्चों जिस तरह से आपने देखा हुआ है, हमने इलेक्ट्रिसिटी के हर एक टॉपिक को सेपरेट लेक्चर्स में एकदम अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो बच्चों उन सारे टॉपिक से मैं चुन चुन के न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट 15 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज आइलैंड में। फिर बच्चों बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये तीनों न्यूमेरिकल हमने इलेक्ट्रिसिटी के वेरी फर्स्ट टॉपिक्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से लिया है। इस तरह से हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे दूसरे टॉपिक से भी हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इन 3 न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी if 100 joules of work is required to transfer 20 coulombs from one terminal of the battery to the other terminal। यानी कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका फाइंड करना है बच्चों? ऑब्वियसली किसी भी बैटरी के 2 एंड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। उसमें दिया हुआ क्या क्या है हमें? पहले तो वर्क डन दिया हुआ है कि उसका वर्क डन कितना हो रहा है 100 जूल। कितना कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में? 20 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में। तो 20 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में 100 जूल यदि वर्क डन हो रहा है तो उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? उस बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने से पहले जो डेटा दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास वर्क डन है, तो वर्क डन इक्वल्स टू है अपने पास 100 जूल। उसके बाद अपना दिया हुआ है चार्ज, तो चार्ज इक्वल्स टू अपना है 20 कूलम। ये 2 डेटा दिया हुआ है। यहां से हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ये डेल वी हम लोग लिखते हैं। डेल वी ये चेंज इन डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से दिखा रहे होते हैं। बहुत जगह v इक्वल्स टू भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है ये भी सही है, बट ज़्यादा सही है ये। एक ट्रायंगल का साइन दीजिए, उसके साथ v लिखिए, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हम लोगों ने फॉर्मूला क्या जाना है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हम लोगों ने जाना था वर्क डन क्या चीज करने में? किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, यानी कि फॉर्मूला हो जाता था W/Q। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/Q। यहां पर मेरे पास W दिया हुआ है और साथ ही साथ Q भी दिया हुआ है। तो फटाफट इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 100/20, दैट इज 5। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से, यानी कि वोल्ट। इसको आप 5 VV लिख सकते हैं, दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एक एक छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स को देखते हुए, एक एक बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हर एक न्यूमेरिकल्स को बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, इसीलिए हमने सबसे पहला न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस से लिया है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से यहां पर निकल गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 38 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 48 वोल्ट्स। यहां पे अब हम लोग को वर्क डन फाइंड करना है। यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, यहां हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस वर्क डन फाइंड करना है। लेकिन यहां पर बात यह है बच्चों, जो बैटरी का दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल दिया हुआ था, एक टर्मिनल का पोटेंशियल 38 वोल्ट है, दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल 48 वोल्ट है। यहां पर हमारे पास डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले तो इन पोटेंशियल्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग, उसे वो लिख लेते हैं। सबसे पहले चार्ज दिया है अपना, तो चार्ज इक्वल्स टू 3 कूलम। उसके बाद ये 2 पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो V1 इक्वल्स टू दे दिया है 38 वोल्ट और V2 इक्वल्स टू दे दिया है 48 वोल्ट। तो अपना डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों? अभी हम लोगों ने डिफरेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए देखा है? डेल्टा V, ये डेल V शॉर्ट में इसको पढ़ते हैं। तो चेंज इन डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक टर्मिनल का 38 वोल्ट, दूसरे टर्मिनल का 48 वोल्ट।
तो चेंज इन डिफरेंस हो जाएगा 48 माइनस 38, दैट इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया और चार्ज हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से वर्क डन हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। इसी फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो इस फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये चार्ज को अगर इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला निकल जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल्स टू डेल्टा V इंटू चार्ज। और डेल्टा V अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, 10 वोल्ट इंटू चार्ज कितना है 3 कूलॉम, यानी कि कितना आ गया बच्चों 30 जूल। 30 जूल, इसको आप पूरा जूल भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में जे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये सेकंड क्वेश्चन में पोटेंशियल्स दिए रहेंगे, तो पहले हम लोग को डिफरेंस फाइंड कर लेना है और फिर हम लोग वर्क डन या फिर जो भी चीजें निकालने बोला जाएगा वो निकाल लेंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलॉम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। इसमें दो डेटा दिया है। सबसे पहले तो चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज इक्वल्स टू कितना है बच्चों 500 कूलॉम, और टाइम दे दिया है अपना कितना 10 मिनट। तो यहां फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। करंट कब फाइंड करना है, जब 500 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है 10 मिनट में। 500 कूलॉम ऑफ चार्ज जब फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो 10 मिनट में कितना करंट फ्लो करेगा ये फाइंड करना है। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, I इक्वल्स टू क्या होता था Q बाई T, यानी कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा होता था उसे ही हम लोग कहते थे करंट। तो उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि वी नो I इक्वल्स टू Q बाई T। तो Q कितना है बच्चों 500 कूलॉम, 500 कूलॉम डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो टाइम को हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, मिनट में हम लोग टाइम को नहीं लिख सकते हैं। तो 10 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, इतना सेकंड हो गया ना, तो यानी कि 600 सेकंड। अब ये जीरो कैंसिल आउट, तो 5/6 को जब पॉइंट में लाएंगे तो अपना आ जाएगा 0.83 एम्पियर। ये रहा, तो ये रहा आपका फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं इसी तरह से अगले टॉपिक को लेते हुए, यानी कि अगले टॉपिक के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों ये रहे आपके नेक्स्ट के 3 न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है। इन अ पर्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एमिटेड, द बीम करंट इज 80 माइक्रो एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टीवी एवरी सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कोई एक टेलीविजन ट्यूब है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का बीम एमिट हो रहा है, यानी कि किसी टेलीविजन ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली बोलेंगे करंट भी फ्लो हो रहा है। तो वहां करंट कितना हो रहा है 80 माइक्रो एम्पियर। तो एक डेटा हमारे पास मिल गया, I इक्वल्स टू 80 माइक्रो एम्पियर, करंट अपना दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन में एवरी सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे एक सेकेंड में। तो करंट अपने पास दिया हुआ है, टाइम अपने पास दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि Q इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चार्ज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था Ne, जहां पर N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू हम लोग का फिक्स होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। मैं यहाँ पर एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ, Q इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था Ne, जहाँ N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E था चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और E का वैल्यू हो जाता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये था, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास करंट दिया हुआ है, तो करंट और टाइम के केस में हमें सबसे पहले करंट इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा। I इक्वल्स टू क्या हो जाता था बच्चों Q/T, I इक्वल्स टू Q/T, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। किसी भी कंडक्टर में
चार्ज फ्लो हो रहा होता है यूनिट टाइम में जितना, उसे हम लोग करंट कहते थे। तो Q इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग देख लीजिए NE लिख देते हैं हम लोग, NE/T। ठीक है बच्चों, तो Q इक्वल्स टू NE/T। अब I और NE/T से N इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या निकलेगा अपना, यहाँ से देखिए I इक्वल्स टू NE/T हो गया ना, तो यहाँ से N इक्वल्स टू निकल जाएगा, ये T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और E यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी कि N इक्वल्स टू हो जाएगा IT/E। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला आ गया अपना IT/E। अब चलिए हम लोग इन वैल्यूज को पुट करते हैं और फटाफट हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लेते हैं। तो करंट अपना दिया हुआ बच्चों 80 माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू हम लोगों ने कितना देखा है, 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10⁶ माइक्रो एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10⁶ माइक्रो एम्पियर। वहीं अगर बात करेंगे 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ये तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 80 माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। तो यहाँ करंट की जगह पे क्या लिख लेंगे बच्चों हम लोग, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम कितना है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय E कितना होगा बच्चों, अभी E का वैल्यू मैंने दिखाया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ये -6 अगर नीचे आता है और ये 10⁻⁻19 यदि ऊपर आता है तो अपने पास क्या हो जाएगा, पहले इसको कटा दीजिए, 16 5 जा 80, तो हो जाएगा 5 इंटू ये -19 को ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 10⁻+19, ऊपर में 10 तो है ही, डिवाइडेड बाय ये 10⁻6 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10⁻6 को नीचे लाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 10⁻6 है और यहाँ 10⁻19 और 1 10⁻20 है, तो इसको अगर पूरा कटा देंगे, चलिए इसी के साथ कटा देते हैं, तो हो जाएगा 10⁻13। 10⁻19 था 10⁻6 के साथ कट गया, यानी कि 1 के साथ 19 0, यहाँ 1 के साथ 6 0 कटेगा तो 10⁻13 और ये 1 हो गया कितना 5 इंटू 10⁻14 n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो कर रहे होंगे और वो स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे होंगे एवरी सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका अगला पार्ट भी है। क्वेश्चन में अगला पार्ट ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। आपको 2 मिनट में कितना चार्ज स्ट्राइक कर रहा है वो भी बताना है। तो ये दूसरा पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लोग को क्या फाइंड करने बोला है, ऑल्सो फाइंड द चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट्स। अब हमारे पास टाइम अलग से दे दिया है 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स को हम लोग पहले सेकंड में बना देते हैं, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों, यानी 120 सेकंड हो जाएगा, है ना। अब हमें Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, Q इक्वल्स टू IT लिख सकते हैं हम लोग, Q इक्वल्स टू IT। I अपने पास कितना है बच्चों, I अभी हम लोगों ने निकाला है, I इक्वल्स टू 80 माइक्रो एम्पियर, और 80 माइक्रो एम्पियर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो कितना आया था 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम कितना है बच्चों 120 सेकेंड। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 जा 96, 0 इंटू 10⁻⁻6, इतना आपका आ गया कूलॉम। इतना कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहा होगा 2 मिनट में। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट में क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया कि 2 मिनट में कितना चार्ज उसमें फ्लो कर रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग through it is 0.2 ampere
व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और उससे आपको रेसिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो इस रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग किस टॉपिक की ओर चलेंगे, ओम्स लॉ की तरफ चलेंगे, और ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले डेटा लिख लीजिए जो जो दिया हुआ है अपने पास। I इक्वल्स टू दिया है 0.2 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V इक्वल्स टू दे दिया है 0.8 वोल्ट। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा है बच्चों, V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ में ये पढ़े थे ना, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। देखिए कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा V/I, हो जाएगा ना बच्चों। अब चलिए फटाफट V का वैल्यू पुट कीजिए और I का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 तो हो गया आपका 4। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता था बच्चों, ओम। यूनिट पे भी एकदम से ध्यान रखें, बिना यूनिट के क्वेश्चन एकदम अधूरा हो जाएगा। तो इसका हो गया 4 ओम। तो हम लोग को निकालने बोला था रेसिस्टेंस, हम लोगों ने फटाफट निकाल दिया रेसिस्टेंस को। तो बच्चों आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोग एक एक टॉपिक के एक एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग न्यूमेरिकल्स को करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 6 नंबर। अ सिल्वर वायर हैज डायमीटर 0.4 मिलीमीटर एंड resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter, then how much length of the wire is required to make 1 ohm coil। एक आपका वायर दिया हुआ है, सिल्वर वायर दिया हुआ है जिसका डायमीटर दे दिया है 0.4 मिलीमीटर और उसका रेसिस्टिविटी दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो आपको बोला जा रहा है कि उसका लेंथ कितना होगा, उस वायर का लेंथ कितना होगा जब 1 ओम उसमें रेसिस्टेंस होगा तब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है वायर का, तो D इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 0.4 मिलीमीटर। देन रेसिस्टिविटी को हम लोग दिखा रहे होते थे रो से, ये रो हम लोग इसको पढ़ते थे, रो इक्वल्स टू दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। देन एक और डेटा दिया हुआ है ना अपने पास, रेसिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल्स टू 1 ओम। ये 3 डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो बच्चों रेसिस्टिविटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उस टॉपिक को याद कीजिए जहां पर था वो सारे फैक्टर्स जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते थे। वहां से हमारे पास मिलता था एक फॉर्मूला जो मिलता था रेसिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो बच्चों इस फॉर्मूला से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, लेंथ L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से L इक्वल्स टू फॉर्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय रो। L क्या था बच्चों यहाँ पर, लेंथ ऑफ द वायर, R क्या था रेसिस्टेंस, रो क्या था रेसिस्टिविटी और A था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चलिए इस फॉर्मूला में फटाफट हम लोग पुट कर लेते हैं और निकल जाएगा हमारे पास लेंथ। तो बच्चों इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमको सबसे ज़रूरी चीज़ है रेसिस्टेंस का होना जो कि दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते थे बच्चों, जैसे कि ये अगर कंडक्टर है तो इस पार्ट को हम लोग कहते थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं एक सर्कुलर पार्ट होता था ना, ये पार्ट ही होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से होते हुए करंट फ्लो करेगा। तो ये कैसा एक शेप है, सर्कुलर शेप है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए आर होना जरूरी है ना, हमारे पास डी दिया हुआ है, आर तो दिया हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग आर बना लेंगे और साथ ही साथ मिलीमीटर में दिया है तो इसे भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ डी इक्वल्स टू, चलिए आर ही लिख देते हैं, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2 मिलीमीटर। और इसको अगर मिलीमीटर को हम लोग मीटर बनाते हैं तो मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 1000 से। तो इतना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। ये आ गया अपना रेडियस, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, चलिए यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो रेसिस्टेंस अपना दिया हुआ था कितना 1 इंटू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई इक्वल्स टू 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है बच्चों, 0.2 इंटू 0.2 और नीचे 100, 100 और 100। तो हो गया, रेसिस्टेंस को लिख लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख लिया। अब नीचे था रो, यानी कि रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ था ना, तो रेसिस्टिविटी का डेटा कितना था बच्चों, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। चलिए अब इससे हमारे पास क्या क्या कटता है वो देख लीजिए। ये अगर इसको हटाएंगे तो अपना आ जाएगा नीचे 100। तो बच्चों यहाँ से हम लोग इस 10⁻⁸ को ऊपर ले जा सकते हैं और उसको पूरा जब सॉल्व करेंगे, इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 7.86 मीटर। इस तरह से मिल गया हमें 7.86 मीटर, जो कि इसमें जो लेंथ था आपको फाइंड करने बोला गया था उस सिल्वर वायर का, वो लेंथ हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 मिला के हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 6। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं ये दोनों क्वेश्चन की। तो ये दोनों क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल देखने को मिल जाता है, और यदि आपके मिड टर्म या फिर क्वार्टरली वगैरह होने वाला है तो आपके फिजिक्स के टीचर जरूर इस क्वेश्चन को देने वाले हैं आपके एग्जाम पेपर में। सो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी हैव अ कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, दिस वायर इज पुल्ड so that its length is doubled, temperature remains constant, find the new resistance of the wire in terms of its original resistance। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई वायर का रेसिस्टेंस R है, पहले कोई वायर का रेसिस्टेंस वो R है, अब उस वायर को खींच के उसके लेंथ को डबल कर दिए तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस चेंज होगा ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जैसे ही वायर को लंबा करते हैं तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जितना वायर को लंबा करते जाएंगे उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होते चला जाएगा। तो जब वायर को डबल कर देंगे, यानी कि वायर के लेंथ को डबल कर देंगे, तो उसका रेसिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग को निकालना है। यानी कि पहले वाले रेसिस्टेंस के कंपैरिजन दूसरा रेसिस्टेंस कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, कम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो कितना टाइम्स ज़्यादा होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस पहले वाले केस में R दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर फर्स्ट केस में हम लोग देख लेते हैं रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बच्चों रेसिस्टेंस इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फैक्टर्स जो कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता था, वहां से रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकलता था, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाता था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला उस केस में। अब इस लेंथ को क्या कर देते हैं हम लोग, डबल कर देते हैं, इस लेंथ को डबल कर देते हैं। तो फॉर सेकेंड केस लेंथ व्हेन लेंथ इज डबल्ड, तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, रेसिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रो इंटू 2L/A। क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे कि लेंथ को हम लोग डबल कर दिए हैं तो सीधा लेंथ की जगह पे लेंथ को डबल कर दिए। बट एक चीज बच्चे जो इस क्वेश्चन में हिडन था, जो आपको समझना है, वो ये है बच्चे कि कभी भी किसी भी वायर के लेंथ को आप डबल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो वायर पतली हो जाएगी। वायर के लेंथ को जैसे आप बढ़ा देते हैं तो वो वायर एकदम से पतला हो जाएगा, और वायर जैसे ही पतला हुआ तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग इस पार्ट को कहते थे ना, ये जैसे वायर लंबा हुआ तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, वायर पतला हुआ यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। तो बच्चों यहाँ तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही ले लिया, यहाँ ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ भी ए क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम और यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। तो बच्चों हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म में नहीं लिख सकते हैं रेसिस्टेंस को, तो किस टर्म में हम लोग को लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि आप इस वायर को कितना भी लंबा कर दीजिए, कितना भी छोटा कर दीजिए, इसके वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाले हैं, वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहेगा।
तो बच्चे हम लोग लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर उसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे वायर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो एरिया इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, ए इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाई एल, ए इक्वल्स टू वी बाई एल। तो आपको एरिया के जगह पे वी बाई एल पुट कर देना होगा, तो ये रेसिस्टेंस हो जाएंगे वॉल्यूम के टर्म में। यहाँ ही हम लोग शुरू कर देते हैं, तो ये रो हो जाएगा इंटू एल हो जाएगा, बाय एरिया के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, वी इंटू एल, ऊपर एल। तो ये एल इंटू एल को हम लोग लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में। अब इस केस में देख लेते हैं। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 2L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला V बाई एल, लेकिन L जब डबल कर देंगे तो यहाँ पर V बाई 2L हो जाएगा, V बाई 2L, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा ना। तो क्या आ गया, रो इंटू 4L स्क्वायर बाय V। अब यहाँ से इसको और क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू रो एल स्क्वायर बाय V। तो देखिए पहले अपना रेसिस्टेंस था रो एल स्क्वायर बाय वी, अब जैसे ही लेंथ को डबल किए तो रेसिस्टेंस कितना आ गया, 4 रो एल स्क्वायर बाय वी। अब वॉल्यूम के टर्म में हमने क्यों लिखा, अभी मैंने बताया कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा वायर का। आप उसे कितनी भी लंबी कर दो या कितने भी मोटे कर दोगे तो भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान रहे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर अगर ज़्यादा कम करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जगह पे वॉल्यूम का ले लिया, और वॉल्यूम को जैसे लिया तो हमें मिल गया कि रेसिस्टेंस यहाँ पर रो एल स्क्वायर बाई वी था और यहाँ हो गया अपना 4 रो एल स्क्वायर बाई वी। तो कह सकते हैं ना कि इस रेसिस्टेंस से ये रेसिस्टेंस 4 टाइम्स ज़्यादा है, कह सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ना कि ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। इस रेसिस्टेंस को यदि मैं R1 लिख दूँ तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कि R इक्वल्स टू 4R डैश। यही रिलेशन अपना मिल गया यहाँ इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस के बीच में, यानी कि पहले रेसिस्टेंस R था और अब रेसिस्टेंस R डैश जब हो गया तो ये 4 टाइम्स हो गया। और ये कब हो पाया, जब लेंथ को हम लोगों ने डबल कर दिया था। ठीक है बच्चों, अब समझ लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हमने लिया है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन एक बार याद दिला देते हैं बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते थे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, 1 बाय आर इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस तरह से करते थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से करते थे। तो यहाँ पर देखिए 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, ये तीनों में से ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों का पॉइंट्स कॉमन है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी पॉइंट से ये रेसिस्टेंस भी है और इसी पॉइंट से कनेक्ट ये रेसिस्टेंस भी है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना है। तो ये दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो इन दोनों का पहले हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो फाइंड हो जाएगा वो इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाएगा कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा अपना 7 ओम, और यहाँ जो हम लोग फाइंड करेंगे ये R1 इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाएगा। तो ये R1 निकालने के लिए पहले इस दोनों को पैरेलली हम लोग कनेक्ट किया हुआ है और इसे हम लोग निकाल लेते हैं पैरेलली तरीके से, यानी कि 1 बाय R1 इक्वल्स टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बाय R1 इक्वल्स टू 3 बाय 10। तो R1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10 बाय 3 ओम। ये हो गया आपका इस दोनों को मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये R1 आ गया आपका 10 बाय 3 ओम, और ये दोनों का अब कितना हो जाएगा, अगेन अब डायरेक्ट RE ही लिख दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों सीरीज में अब आ जाएगा। तो 7 प्लस 10 बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 21 प्लस 10 दैट इज 31 बाय 3, और इसको अगर पॉइंट में लाएंगे तो हो जाएगा 10.33 ओम। वो आ गया आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बोलिए या टोटल रेसिस्टेंस बोलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। दूसरा पार्ट में इसका आते हैं टोटल करंट। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है,
तो बच्चों सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। करंट इक्वल्स टू फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर होता था ना, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। V अपने पास दिया हुआ है 6 वोल्ट और रेसिस्टेंस टोटल कितना आ गया है अपने पास 10.33 ये इतना एम्पियर। अगर इसको आप पॉइंट में कंसीडर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। ये 0 0 इधर हो जाएगा तो 600 बाय 1033 एम्पियर। इसको डिवाइड कर लेने के बाद आपके पास आएगा 0.58 एम्पियर। ठीक है, तो ये पार्ट आपका आ गया इसका आंसर, यानी द टोटल करंट, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब तीसरा है द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेसिस्टर। आपको फाइंड करना है सिर्फ इसमें, इस रेसिस्टर में कितना वोल्टेज आ रहा है, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेसिस्टर का। तो हम लोग देख लेते हैं वो थर्ड नंबर भी। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, फिर से हम लोग इसी फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। आई अपना कितना आ गया है 0.58 इंटू रेसिस्टेंस कितना, इस रेसिस्टेंस को लेंगे, ये रेसिस्टेंस तो टोटल है ना, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये 6 वोल्ट ही। आपको रेसिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये लेना है क्योंकि इसका निकालने बोला गया है। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4.06 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 7 ओम रेसिस्टर वाले रेसिस्टेंस का। ठीक है बच्चों, तो ये रहा 2 क्वेश्चन, यानी कि अभी 8 नंबर तक हम लोग पहुंचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 9, 10, 11, 12 की तरफ। अब हम लोग देख लेते हैं ये 3 क्वेश्चन, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। तो बच्चों 9 नंबर में हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड पर आवर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि कितने का है 1500 वाट का है, यानी उसका पावर कितना दिया हुआ है 1500 वाट, और वो 1 घंटे में आपको बोल रहा है कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ये फाइंड करना है। तो अपना डेटा कितना दिया है बच्चों, पावर इक्वल्स टू 1500 वाट और टाइम दे दिया है आपका 1 आवर, है ना बच्चों। तो हम लोग हीट एनर्जी कैसे फाइंड कर रहे होते थे, हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पता था VIT, और ये VI क्या था बच्चों, VI पावर होता था, VI इक्वल्स टू पावर होता था। तो हम लोग लिख सकते हैं ना H इक्वल्स टू VI के जगह पे P इंटू T, तो हो जाएगा अपना पावर कितना है 1500 इंटू टाइम कितना बच्चों 1 आवर। तो 1 आवर को आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3600 से, ताकि आपको आवर से सेकंड में मिल जाए टाइम। तो चलिए इसको 3600 सेकंड हो गया। टोटल कितना हो गया बच्चों, इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा 5.4 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इतना ही जूल हीट प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक हीटर, जब ये 1500 वाट का हो और 1 घंटा यदि ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट रहेगा तो। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रेसिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। 400 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है 4 सेकेंड में, कितना ओम रेसिस्टर है 4 ओम रेसिस्टर है। तो डेटा क्या क्या दिया बच्चों, सबसे पहले हीट एनर्जी दिया हुआ है अपना 400 जूल, फिर क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है T इक्वल्स टू 4 सेकेंड, और देन रेसिस्टर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोगों ने देखा है हीट का फॉर्मूला क्या होता है VIT। क्यों ना हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा VIT। तो हीट एनर्जी तो हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, बट I दिया हुआ नहीं है, टाइम दिया हुआ है लेकिन I दिया हुआ नहीं है। तो क्यों ना हम लोग इस I को पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास रेसिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस
दोनों का काम हो जाए। तो ये हो जाएगा बच्चे H इक्वल्स टू वी इंटू आई इक्वल्स टू होता है V बाई आर, होता था ना। तो H इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब यहाँ से हमें आसानी से इस V का वैल्यू फाइंड हो सकता है ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा H इंटू आर बाय टी, और V इक्वल्स टू हो जाएगा H इंटू आर बाय टी पे अंडर रूट। तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। अब फटाफट वैल्यू को पुट कर दीजिए। अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है 400 इंटू रेसिस्टेंस दिया हुआ है 4 डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 4, और इस पे अंडर रूट। 4 4 कैंसिल आउट, तो 400 का कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए सोर्स, इट इज प्रोड्यूस्ड एन एनर्जी ऑफ 750 जूल इन 30 सेकेंड्स। तो बच्चे अपना दिया हुआ है एनर्जी कितना दिया है 750 जूल और टाइम दे दिया है 30 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी दिया है और टाइम आपको दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको पावर। तो यहाँ से P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, E बाई टी। ये E क्या है, एनर्जी है, तो पावर इक्वल्स टू हो जाता है एनर्जी बाय टाइम। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये यहाँ पे देखिए, ये हीट एनर्जी इक्वल्स टू क्या था P इंटू टी, और अगर यहाँ से मैं P इक्वल्स टू निकालने की कोशिश करूँ तो T इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा H बाई टी होगा ना, और H बाई टी मतलब एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो एनर्जी अपना कितना दिया है 750 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया 25 वाट। ये आ गया अपना पावर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर फाइंड करने बोला था, तो फटाफट हम लोगों ने पावर फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये रहे अपने 11th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एज 2000 वाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि 2000 वाट का है। उसके बाद कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इफ इच यूनिट कॉस्ट ₹4। यानी कि आपका हीटर कितने का है, 2000 वाट का है। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक बिल बताना है सितंबर मंथ का, यदि वो डेली 2 आवर वो जल रहा है, तो यदि वो 2 आवर यूज़ हो रहा है तो सितंबर मंथ का आपको इलेक्ट्रिक बिल बताना है, यदि एवरी यूनिट कॉस्ट ₹4 का है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, जो कमर्शियल यूनिट होता है उस यूनिट में हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ये कितना यूनिट खर्च हो रहा है। तो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, पावर दिया हुआ है, पावर इक्वल्स टू दिया है 2000 वाट, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पर T इक्वल्स टू 2 आवर। ठीक है बच्चों, अब सितंबर मंथ का बात है, तो सितंबर मंथ के अनुसार से हम लोग आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये पावर है और टाइम है, तो इससे एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है हम लोग ये देख लेते हैं। तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने देखा था एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाता था, P इंटू टी हो जाता था कि नहीं हो जाता था, P इंटू टी एनर्जी इक्वल्स टू। तो यहाँ से पावर इक्वल्स टू 2000 वाट, तो 2000 वाट को अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट कर दूं तो 2000 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 किलोवाट होगा ना। 1000 वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट, तो 2000 वाट इक्वल्स टू 2 किलोवाट। तो मैं इसे लिखता हूँ 2 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 2 आवर, 2 आवर, तो कितना हो गया 4 किलोवाट आवर। और ये आ गया बच्चों आपका एक दिन का, ये सिर्फ एक दिन का है। देखिए एक दिन का मैंने 2000 वाट उसका ये पावर को लिखा है, और टाइम 2 आवर, 2 आवर एक दिन में जला रहा था वो, तो एनर्जी आ गया आपका 4 किलोवाट आवर फॉर 1 डे। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग फॉर 1 डे, फॉर 1 डे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन सितंबर, तो एक दिन में ये 4 किलोवाट आवर
तो सितंबर मंथ में टोटल कितना डे होता है, 30 डेज होता है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, 4 किलोवाट आवर इंटू 30 यानी कि 120 किलोवाट आवर। तो टोटल सितंबर मंथ में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक बिल। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो इतना किलोवाट आवर इक्वल्स टू 120 यूनिट। तो कॉस्ट अब क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 120 इंटू 4 दैट इज 480 रुपीज़। इतना रुपीज़ टोटल कॉस्ट हमारा निकल जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक हीटर 2000 वाट का 2 आवर डेली जलाएंगे, 2 आवर डेली इसको यूज़ करेंगे। पूरा सितंबर मंथ में हमें इलेक्ट्रिक बिल 480 रुपीज़ पे करना पड़ेगा यदि पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज़ है तो। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 100 वाट एंड 220 वोल्ट। इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। कैलकुलेट इट्स रेसिस्टेंस एंड करंट और एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट पर आवर। अब देखिए ये चीज़ क्या है, ये होता था बच्चे पावर रेटिंग, और पावर रेटिंग में 2 डेटा दिया हुआ रहता था, एक 100 वाट और दूसरा 220 वोल्ट, यानी कि वाट और वोल्ट में आपको डेटा दिया हुआ रहता था। इससे आपको फाइंड क्या क्या हो जाता था, इससे आपको रेसिस्टेंस फाइंड हो जाता था और करंट फाइंड हो जाता था। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से रेसिस्टेंस और करंट मिल सकता है ना। हमने इस पावर रेटिंग को बड़े अच्छे से समझाया हुआ है अपने लास्ट के लेक्चर में। जिस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर समझाया था ना, उसी में ये पावर रेटिंग को भी अच्छे से समझाया था। इसका मतलब क्या होता था बच्चे कि यदि किसी सर्किट में 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस 100 वाट एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर बोलेंगे उतना पावर वहाँ से वो शो कर रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चे रेसिस्टेंस हम लोग को कहाँ से मिलेगा, हमारे पास डेटा पहले क्या क्या है ये देख लीजिए। पावर इक्वल्स टू दिया हुआ है 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू दिया हुआ है 220 वोल्ट, और कुछ तो दिया नहीं है। टाइम एक दे दिया है 5 आवर्स, टाइम इक्वल्स टू 5 आवर्स। तो पावर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चे, वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता था, याद कीजिए, पी इक्वल्स टू होता था ना वी आई, और यहाँ पर आई के जगह पे यदि ओम्स लॉ से वी बाय आर लिख दिया जाए तो वी इंटू वी बाय आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, है ना बच्चे। तो पावर इक्वल्स टू हो गया वी स्क्वायर बाय आर, और वी स्क्वायर आपका दिया हुआ है, यानी कि वी दिया हुआ है तो वी स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, और पावर दिया हुआ है 100 वाट, तो इससे आराम से रेसिस्टेंस हमारा निकल सकता है। तो लिखिए पावर इक्वल्स टू दे दिया 100 इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यानी कि 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर। तो बच्चों आर इक्वल्स टू हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, यानी 484 ओम। ये आ गया आपका रेसिस्टेंस। यहाँ से रेसिस्टेंस फाइंड करने बोला था, हम लोगों ने रेसिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं करंट की। तो बच्चे I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर सीधा ओम्स लॉ से हम लोग बात करें तो I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V बाय आर। तो V भी दिया हुआ है अपना, यहाँ R भी निकल गया है, तो I इक्वल्स टू V बाय आर। V हो गया 220 बाय R हो गया 484। इसे अगर कटाएंगे तो 11 2 11 4 4 2 10 2 22 5 11, यानी 5 बाय 11 एम्पियर। ये आ गया अपना करंट। बच्चे अब हमें फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, यानी कि किलोवाट आवर में इस एनर्जी को आपको दिखाना है। तो बच्चे सबसे पहले तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 बाय 1000 किलोवाट हो गया। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कन्वर्ट हो गया। तो पावर अपना इतना हो गया, और टाइम कितना दिया है बच्चे, 5 आवर्स। तो आपका किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा, 100 बाय 1000 इंटू टाइम 5,
5 2 10, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 किलोवाट आवर पर डे। ये आ गया, इतना एनर्जी कंज्यूम होगा पर डे किलोवाट आवर में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना 13th क्वेश्चन। अब बच जाते हैं 2 क्वेश्चन, तो फटाफट हम लोग वो दोनों क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14th क्वेश्चन और ये फाइनली 15th क्वेश्चन। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं ये दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये दोनों कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों 14th क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रेसिस्टर्स जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। यानी कि किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और करंट 5 ओम है और उसमें ढेर सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो सब के सब कितने ओम के हैं, 176 ओम के हैं। तो आपको बताना है कि वो कितने सारे रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, ढेर सारे में 2 3 4 5 कितने सारे रेसिस्टर लगे हुए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना V इक्वल्स टू 220 वोल्ट दिया हुआ है, करंट इक्वल्स टू दिया है 5 एम्पियर और एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 176 ओम। तो बच्चों मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रेसिस्टेंस लगेंगे, लेट द नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल्स टू n। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस n है, तो RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, n इंटू 1/r लिख सकते हैं क्या। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को यदि 1/r यानी कि एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को 1/r अगर लिख लें और उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दें यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, ये 1/r ही निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं बच्चों। अब कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। मान लेते हैं कि अगर 10 ओम का 3 रेजिस्टर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 1/r इक्वल्स होगा कि नहीं। तो देखिए कितना आ जाएगा, क्या आ गया बच्चों 3 इंटू 1/10 आया कि नहीं आया। देखिए तो एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस था तो 1/ अगर उसको लिख देते थे 1/10 लिखते थे और नंबर ऑफ रेसिस्टर से यदि मल्टीप्लाई कर देते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता था ना। तो वही हमने यहाँ किया है, 1/r इक्वल्स टू n इंटू 1/r। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, r/n। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/n। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ना 176/n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल ये लिखा जा सकता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं जो हमें निकालने बोला गया है। हमें निकालने बोला है कि कितने रेसिस्टर्स लगे हुए होंगे, ये n का वैल्यू निकालना है ना। तो दोस्तों रेसिस्टेंस इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V/I पढ़ा है ना ओम्स लॉ से, R इक्वल्स टू V/I। तो V कितना है बच्चे 220, ये रेसिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है पहले ये लिख लीजिए 176/n इक्वल्स टू V हो गया 220 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 5। तो इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 176 इंटू 5/220। 11 1 is 11 11 6 11 4 यानी कि नंबर ऑफ रेसिस्टर कितने हो गए 4। 4 रेसिस्टेंस उसमें लगे हुए होंगे जब 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और 5 एम्पियर करंट हो और 176 ओम वाले रेसिस्टर्स लगे हुए हों। तो टोटल कितने रेसिस्टर्स लगे हुए होंगे, 4 रेसिस्टर्स लगे हुए होंगे। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि n का वैल्यू हमने किस तरह से निकाला है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी लगाया है जो कि 3 वोल्ट का है। यहाँ पर 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं, एक का रेसिस्टेंस 10 ओम और दूसरे का रेसिस्टेंस 15 ओम है ना बच्चों। और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है। अब इन दोनों रेसिस्टर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों यहाँ पर किस तरह से कनेक्टेड हैं, दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं, दोनों ही पैरेलल में हैं। यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, सेम ही होगा ना। यहाँ से इन्हीं 2 पॉइंट के साथ ये भी कनेक्टेड है और इन्हीं 2 पॉइंट के साथ ये भी कनेक्टेड है, तो कहेंगे कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पैरेलली यदि कनेक्टेड रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ही होता है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम, यानी कि ये दोनों ही रेसिस्टर से होते हुए कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चे I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू V/R होता है ना। तो V कितना है बच्चे
3 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में इक्वल आएगा, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट और इसका भी 3 वोल्ट होना है। तो 3/R कितना है 10, दैट इज 0.3 एम्पियर। तो 0.3 एम्पियर करंट इस रेसिस्टर से होते हुए फ्लो करेगा। यदि इस रेसिस्टर में 10 ओम रेसिस्टेंस है तो यहां से करंट फ्लो करेगा 0.3 एम्पियर। अब जरा देख लेते हैं इससे होते हुए कितना करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों एक बार फिर से I इक्वल्स टू V/R, और V सेम टू सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 3/15, तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये दोनों ही केस में आपको करंट मिल गया कि इस R1 रेसिस्टर से होते हुए 0.3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और यहाँ R2 में 0.2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। तो बच्चों इस एमीटर में कितना रीडिंग दिखा रहा होगा, तो हम लोग को पता है एमीटर क्या रीड कर रहा होता है, करंट, कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर कितना करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली टोटल करंट फ्लो करेगा ना। ये करंट सिर्फ इसमें फ्लो कर रहा है, ये करंट सिर्फ नीचे वाले में फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर टोटल करंट फ्लो करेगा। यहां से कुछ इस तरह से करंट आ रहा होगा, तो एक जो टोटल करंट होगा वही यहां से यहां तक आ रहा होगा, लेकिन यहां आने के बाद इस दोनों में बट जाएगा, यहां से ये दोनों में करंट अलग अलग हो जाएगा, है ना बच्चे। तो यहां पे जो टोटल करंट आ रहा है इसके बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कितना आएगा टोटल करंट। तो ऑब्वियसली ये दोनों में जितना बट रहा है ये और ये, अगर इस दोनों को मिला दिया जाए तो एक बार फिर से वही करंट होगा ना, दोनों को मिलाने के बाद टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल करंट इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5 एम्पियर। यही 0.5 एम्पियर इस एमीटर में रीडिंग शो कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने बताए हैं आज, ये सारे न्यूमेरिकल्स एकदम से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी न्यूमेरिकल्स में आप लोग कहीं नहीं फंसने वाले हैं। तो बच्चों अब आप हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद है तो आप इसे उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।